हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ व्हाट इफ सीजन 2 की एपिसोड 1 to 3 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो गाइस, बड़ी व्हाट इफ सीजन 2 की एपिसोड 1 की तरफ, जिसका नाम है व्हाट इफ नेबुला जॉइन द नोवा कॉर्प्स। जिस एपिसोड की शुरुआत हमें जेंडर प्लैनेट से दिखाई जाती है, जहां हम नेबुला को नोवा कॉर्प के यूनिफॉर्म में देख पाते हैं और वो यहाँ पर योंडू के मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए पहुंची है। साथ ही हम वहाँ और नोवा कॉर्प्स को भी देख पाते हैं, जिनमें से कुछ लोग तो नेबुला से काफी चिढ़ते हैं क्योंकि वो थेनोस की बेटी है। साथ ही वो पहले कभी ब्लैक ऑर्डर टीम की भी मेंबर रह चुकी है। जिसके बाद हम वॉचर को सुन पाते हैं जो हमें ये बताता है कि रोनन ने थेनोस को धोखा ही नहीं दिया, बल्कि धोखे से उसकी जान तक ले ली। साथ ही कुछ और चीजों को भी उसने डिस्ट्रॉय किया और उसने अपने साथ गामोरा को ले गया, जिससे नेबुला डीप स्पेस में जा पहुंची ताकि वो अपने इन सारे गमों को भुला सके। लेकिन उसी वक्त उसकी मुलाकात नोवा प्राइम से हुई, जिसने उसे नोवा कॉर्प्स ज्वाइन करने का ऑफर दिया, जिसे अग्री करते हुए नेबुला ने पूरी ईमानदारी से नोवा कॉर्प का काम संभाला। और ऐसे ही एक दिन जेंडार प्लेनेट पर रोनन हमला करने के लिए आ पहुंचा था, जिसे बचाने के लिए नोवा प्राइम ने जेंडार प्लेनेट के आसपास एक शील्ड क्रिएट कर दी, जो शील्ड उन्हें लगभग 50 सालों तक सिक्योर रख सकती है। लेकिन उस कारण जेंडार प्लेनेट आइसोलेट हो गया और उनके रिसोर्सेज धीरे धीरे खत्म होने लगे, जो चीज लगभग 5 सालों से चल रही है। और अब फिर से बड़े योंडू की तरफ तो हम देख पाते हैं कि वो नेबुला का पहले पार्टनर रह चुका है, जिस कारण ही उसे योंडू का मर्डर केस सौंपा गया है। और जब नेबुला योंडू की मेमोरी को रिप्ले करती है, तो उसकी विसल के कारण योंडू का याका एरो यानी कि उसका एरो नेबुला की तरफ बढ़ता है, जिसे वो रोकने में कामयाब होती है। लेकिन उसी वक्त उसके साथ एक अजीब चीज होती है, क्योंकि येंडू का जो एरो रेड कलर का था वो ग्रीन कलर हो जाता है और उसके साथ नेबुला के आसपास एक होलोग्राम सा ओपन हो जाता है, मानो जैसे वो किसी चीज का मैप हो या फिर किसी चीज की इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर हो, जिसकी जानकारी नेबुला के पास नहीं। जिस कारण वो नोवा कॉर्प से इसकी इंफॉर्मेशन लेने का डिसाइड करती है, लेकिन उनके पास भी इन सभी चीजों की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, जिस कारण उसके बारे में जानने के लिए वो हॉवर्ड द डक के कसिनो आ पहुंचती है, जहां हमें कुछ जाने पहचाने लोग भी नजर आते हैं, जिनमें ग्रूट है और साथ ही कॉर्प भी, जो नेबुला की उस होलोग्राफिक इमेज को देख नेबुला के पास पहुंच उसे इस बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देता है कि उस होलोग्राफिक इमेज में और कुछ नहीं बल्कि ये एक डेटा कोर है, जिसके अंदर दुनिया भर की इंफॉर्मेशन है। साथ ही इसके अंदर जेंडार प्लेनेट के सिक्योरिटी शील्ड की भी कोड्स है, जो सुनते ही नेबुला को ये समझ आ जाता है कि ये डेटा कोड काफी काम की चीज है। साथ ही उसे ऐसा भी लग रहा है कि योंडू किसी चीज के बारे में उन्हें आगाह कर रहा था, जो चीज शायद सिक्योरिटी शील्ड को ही लेकर हो सकती है। शायद उसे कोई तोड़ना चाहता है और वो शख्स रोनन के साथ मिला हुआ है। सो इसी कारण अब उसे जेंडार के सिक्योरिटी जनरेटर के अंदर जाना होगा ताकि वो सिक्योरिटी कोड को डिस्ट्रॉय कर पाए। लेकिन उसे डिस्ट्रॉय करना इतना आसान नहीं, क्योंकि उसे सिक्योरिटी ब्रीच भी हो सकती है, यानी कि उनकी जो शील्ड है वो टूट भी सकती है। लेकिन हाँ, उसे अब कोई ऐसा शख्स चाहिए जो उसकी मदद उस सिक्योरिटी जनरेटर तक पहुंचने में करे, क्योंकि उसे ज्यादा लोगों पर भरोसा नहीं, जिस कारण वो उसी के पकड़े हुए एक शख्स की हेल्प लेने का डिसाइड करती है, जो कुछ समय पहले जेंडार की सिक्योरिटी को ब्रीच करने की कोशिश कर रहा था, जिसे वो उसकी कैद से आजाद करती है। और उसके बदले अब वो शख्स नेबुला की हेल्प करेगा, वो भी सिक्योरिटी जनरेटर तक पहुँचने में, जो उसकी हेल्प भी करता है और काफी सारे सिक्योरिटी लेयर्स को तोड़ भी देता है, वो भी बड़ी ही आसानी से। और हम देख पाते हैं कि वो दोनों सिक्योरिटी जनरेटर तक पहुँच चुके हैं, जहाँ पहुँचते ही नेबुला उस सिक्योरिटी जनरेटर के पास पहुंच उसके सिक्योरिटी कोड को चेंज करना शुरू करती है, साथ ही उसे डिस्ट्रॉय भी। लेकिन जब वो डेटा खुद में ट्रांसफर कर रही होती है, तो उसी दौरान हम उस शख्स जिसका नाम योंडू है, वो सभी डेटा को एक पेन ड्राइव में कॉपी कर लेता है, वो भी नेबुला की मदद से, जिससे वो डेटा कोड काफी गर्म हो जाता है। लेकिन योंडू वहाँ से वक्त रहते निकल जाता है। और वही बात करी नेबुला की, तो हम देख पाते हैं कि वो खुद को उस सिचुएशन से निकालने में कामयाब होती है और साथ ही बचाने में भी। पर उठते ही वो नोटिस कर पाती है कि उसके सामने और कोई नहीं बल्कि नोवा प्राइम खड़ी है, जो इन सारी चीजों के पीछे इन्वॉल्व है। जी हाँ, नोवा प्राइम ने ही नेबुला को योंडू का केस सौंपा और उसे सिक्योरिटी
ब्रीच करनी थी, जिस कारण उसने नेबुला का इस्तेमाल किया, क्योंकि उसके पास एक साइबॉर्ग बॉडी है, जो चीज नेबुला के अलावा और कोई नहीं कर सकता था। साथ ही उसने ये सारी चीजें रोनैन के कहने पर की है, क्योंकि उसे पता है कि आज नहीं तो कल उनका जो सिक्योरिटी शील्ड है वो टूटना है, जिस कारण ही उसने रोनैन से डील कर ली कि अगर वो जेंडार प्लेनेट पे से सिक्योरिटी लेयर को हटा देगी तो उसके बदले वो उसे अपनी टीम में शामिल कर लेगा। जिसके बाद के वो अपने कुछ साथियों को नेबुला के पास छोड़ वहाँ से सीधा जेंडार की सिक्योरिटी लेयर को हटाने के लिए चली जाती है। और वही हम देख पाते हैं कि नेबुला, जिस पर नोवा प्राइम के लोग काफी भारी पड़ रहे हैं, और उनसे बचने के लिए वो काफी ऊंचाई से नीचे की तरफ कूद जाती है, जिससे उन सोल्जर्स को लगता है कि अब नेबुला नहीं बची। लेकिन हम देख पाते हैं कि नेबुला वहाँ से सीधा डक के कसिनो आ पहुँचती है और उन्हें इन सारी सिचुएशंस के बारे में बताती है, जो सुनकर ना सिर्फ वो लोग उसका साथ देने का डिसाइड करते हैं बल्कि उसे रीस्टोर भी करते हैं। जिसके बाद ठीक होते ही वो सीधा नोवा प्राइम पर अटैक करने के लिए अपनी पूरी टीम लेकर आगे बढ़ती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि नोवा प्राइम ऑलरेडी सिक्योरिटी शील्ड को खोलने में कामयाब हो चुकी है, जिस मौके का फायदा उठाकर रोनैन जेंडार प्लेनेट की तरफ बढ़ता है। लेकिन जैसे ही उसकी शिप लेयर को पार करना शुरू करती है तो ऑटोमेटिकली वो सिक्योरिटी लेयर खुद ब खुद बंद होना शुरू हो जाता है, जिससे रोनैन की शिप डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसमें मौजूदा हर एक शख्स की मौत हो जाती है। जो सारी सिचुएशन देख नोवा प्राइम काफी ही शॉक है, लेकिन नेबुला से बताती है कि जब वो डेटा को खुद में कॉपी कर रही थी तो उसने उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, जो चेंजेस उसने अपनी आंखों से ही देखे। जिसके बाद हम दोनों टीम के बीच फाइट होता हुआ देख सकते हैं, और साथ ही नोवा प्राइम को भी, जो काफी ऊंचाई से नीचे की तरफ गिर जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। यानी कि नेबुला ने अपने साइबॉर्ग होने के फायदे से न सिर्फ जेंडार प्लेनेट से रोनैन को बचाया और साथ ही नोवा प्राइम से भी। वेल, तो अब बड़ी व्हाट इफ के एपिसोड 2 की तरफ, जिसका नाम है व्हाट इफ पीटर क्विल अटैक्ड अर्थ्स माइटीएस्ट हीरोज। वेल, तो ये कहानी 1988 की है, वो भी पीटर क्विल की, जिसे योंडो ने अर्थ से चुराया था और उसने एज अ ओरिजिनल स्टोरी अपने पास ही रखा, ना कि उसने उसे ईगो को सौंपा। लेकिन इसमें हम देख पाते हैं कि उसे किडनैप कर योंडो ने उसे ईगो को सौंप दिया, जिस कारण ईगो ने ये डिसाइड कर लिया कि वो पीटर की मदद से पूरे यूनिवर्स पर एक्सपेंशन करेगा, क्योंकि ईगो ने पीटर क्विल के कॉस्मिक पावर को एक्टिवेट कर दिया, जिसकी मदद से अब वो हर एक प्लैनेट पर अपना सेलेस्टियल सीड डालेगा और उसे वो कंट्रोल कर लेगा, यानी कि हर एक यूनिवर्स को, जिसे उसने एक्सपेंशन का नाम दिया है। और हम देख पाते हैं कि 1988 में एक मीटियोर जैसा टुकड़ा अर्थ पर लैंड होता है, जो मीटियोर नहीं बल्कि एक स्पेस शटल है, जिसके अंदर और कोई नहीं बल्कि छोटा पीटर क्विल है, जो अर्थ का एक्सपेंशन करने के लिए पहुंचा है, जिसकी इन्फॉर्मेशन पेगी कार्टर और आयरन मैन के फादर यानी कि हॉवर्ड स्टार्क, इन दोनों को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि अर्थ पर किसी तरह का मीटियोर आ पहुंचा है, जिसे वो लोग रोक नहीं पाए। और हम देख पाते हैं कि वो लोग अपने ही बेस पर बैठ पीटर को एग्जामिन कर रहे हैं, यानी कि वो अर्थ पर तबाही मचाते जा रहा है, जिसे देखकर उन लोगों को इतना तो पता चल चुका है कि पीटर क्वेल के अंदर न्यूक्लियर पावर जैसी पावर है, जिससे वो कुछ ही मिनटों में पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और उसे रोकने के लिए उन लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं बल्कि उनकी सुपर हीरोज की टीम को असेंबल करना है, जिसके लिए उन लोगों ने सबसे पहले हैंक पिंग को कॉल किया है, जो फिलहाल अभी इस समय एंटमैन है, जो अपनी बेटी होप के साथ बैठ ब्रेकफास्ट कर रहा है। और वो उन लोगों की बात सुन होप को लेकर सीधा शील्ड के हेडक्वार्टर आ पहुंचता है, जिसके बाद और भी टीम मेंबर्स जमा होते हैं, जैसे कि पैगी कार्टर, बिल फॉस्टर, किंग तचाला, हावर्ड स्टार्क और विंटर सोल्जर। और इन सभी के इकट्ठा होने के बाद पैगी कार्टर उन लोगों को पीटर क्वेल की इन्फॉर्मेशन देती है, साथ ही उसे रोकने के लिए वो सभी निकल पड़ते हैं। लेकिन हम देख पाते हैं कि पीटर क्वेल उन सभी पर काफी भारी पड़ रहा है, जिस कारण हैंक पिंग ये डिसाइड कर लेता है कि वो लोग उसका सामना नहीं कर सकते, जिस कारण उन्हें यहाँ से निकलना होगा। और उसकी बात सुन सभी लोग उस सिचुएशन से निकलने का तो डिसाइड करते हैं, लेकिन पीटर क्वेल अपनी कॉस्मिक पावर से उन सभी को रोकने में कामयाब होता है। और उसी दौरान पीटर क्वेल पर एक थंडर स्ट्राइक होती है, जिस कारण वो लोग पीटर को पकड़ने में कामयाब होते हैं। और हम देख पाते हैं कि वो थंडर स्ट्राइक और किसी ने नहीं बल्कि थॉर ने की है, क्योंकि वो पीटर क्वेल को लोकेट कर रहा था और लोकेट करते हुए वो यहाँ पहुँचा, जिसने ऑलमोस्ट नाइल रिम की आर्मीज को खत्म कर दिया, जिस कारण ही वो उसे यहाँ खत्म करने के लिए पहुंचा है, जिसके पीछे और कोई नहीं बल्कि ईगो है, यानी कि पीटर क्वेल का फादर। साथ ही उसने अपने साथ उस सेलेस्टियल सीड को भी ले आया है, ताकि ईगो या फिर पीटर क्वेल उस सेलेस्टियल सीड की मदद से इस अर्थ को बर्बाद न कर पाए। जिस सीड को देख सभी लोग यही कहते हैं कि उन लोगों को इस सीड को बर्बाद कर देना चाहिए, लेकिन थॉर उन लोगों को बताता है कि इस सीडलिंग को यानी कि इस सेलेस्टियल सीड को वही शख्स डिस्ट्रॉय कर सकता है जिसके पास वो कॉस्मिक पावर है, यानी
यानी कि ईगो या फिर पीटर क्वेल। और जब सभी लोग इन्हीं सारी बातों में बिजी थे तो हम देख पाते हैं कि हैंक पिंग की बेटी होप गाना सुनते हुए पीटर क्वेल के पास आ पहुंची है, जिससे बातचीत करते हुए उसने उसे आजाद कर दिया। और जैसे ही पीटर क्वेल के भागने की इन्फॉर्मेशन उन सुपर हीरोज को पता चलती है तो थॉर और विंटर सोल्जर ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग उसे खत्म कर देंगे। लेकिन होप ये बात सुन काफी घबरा जाती है और अपने फादर को ये कहती है कि वो उन लोगों को पीटर क्वेल के पास ले जाएगी, लेकिन उससे पहले वो सभी उससे ये प्रॉमिस करे कि वो लोग उसे चोट नहीं पहुंचाएंगे। जो सुनते ही वो लोग उसे प्रॉमिस करते हैं और होप अपने फादर और डॉक्टर वेंडी को पीटर क्वेल के पास ले जाने का डिसाइड करती है। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करी ईगो की तो अपने बेटे से कनेक्ट ना होने के कारण वो बेचैन हो चुका है, जिस कारण वो अर्थ पर आ पहुंचता है। जो इन्फॉर्मेशन मिलते ही बाकी बचे हुए सुपर हीरोज उसका सामना करने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो अपनी कॉस्मिक पावर से खुद के काफी सारे और वेरिएंट क्रिएट कर देता है, जिसका सामना वो सभी सुपर हीरोज करते हैं। और साथ ही ईगो उन लोगों को ये भी कहता है कि अगर ये सब वो लोग रोकना चाहते हैं तो उसे वो उसका बेटा लौटा दे और साथ ही वो सेलेस्टियल सीड भी। लेकिन वो सभी हीरोज इसके लिए मानते नहीं। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि होप ने फाइनली उन लोगों को पीटर क्वेल तक पहुंचा दिया है, जहां हम देख पाते हैं कि हैंक पिंग उसे समझाने में कामयाब होता है, जिससे पीटर क्वेल भी उन लोगों को ये बताता है कि वो कभी प्लेनेट अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, क्योंकि उसकी मॉम भी यही रहती थी, जिस कारण अब वो हैंक पिंग और अर्थ पर रह रहे लोगों की हेल्प करना चाहता है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि ईगो ने सभी सुपर हीरोज को पकड़ लिया है, साथ ही उस सेलेस्टियल सीड को भी हासिल कर लिया है, जिसे देख उन सभी सुपर हीरोज को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी दौरान हम देख पाते हैं कि हैंक पिंग पीटर क्वेल को अपने साथ ले आते हैं, जिसे देख उसके फादर फिर से उसे अपने साइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी दौरान पीटर क्वेल को ये पता चल जाता है कि उसकी मॉम को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका फादर ईगो ही है, जिससे वो काफी चिढ़ जाता है और अपने फादर को खत्म करने का डिसाइड कर लेता है। लेकिन ईगो से बताता है कि उसके पास इतनी कॉस्मिक पावर नहीं कि वो ईगो को खत्म कर सके। लेकिन पीटर क्वेल उस सेलेस्टियल सीड को इस्तेमाल करता है और खुद में एब्जॉर्ब कर अपनी कॉस्मिक पावर के साथ अपने फादर पर वार करता है, जिससे न सिर्फ ईगो खत्म होता है बल्कि उसका पूरा प्लेनेट भी। लेकिन अभी भी थॉर इन चीजों से संतुष्ट नहीं, क्योंकि उसे पता है कि सेलेस्टियल सीड्स अभी भी जिंदा है, वो भी दूसरे प्लेनेट्स पर, जिस कारण उसे उन सेलेस्टियल सीड को खत्म करना होगा, तभी जाकर ईगो पूरी तरह खत्म होगा, जिसके लिए थॉर जाने का डिसाइड करता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि हैंक पिंग और सभी लोग उसका साथ देने का डिसाइड करते हैं, जिसके बाद के वो सभी लोग उन सेलेस्टियल सीड को खत्म करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो अब बड़ी थर्ड एपिसोड की तरफ, जिसका नाम है व्हाट इफ हैप्पी होगन सेव्ड क्रिसमस, जिसकी शुरुआत ही हमें एक फास्ट नोट से दिखाई जाती है, यानी कि हम देख पाते हैं कि एवेंजर्स मिस्टीरियस पर्पल जैसे दिख रहे हल्क से फाइट कर रहे हैं। लेकिन अब बात करें कि वो शख्स है कौन, तो उसके लिए हमें ये स्टोरी कुछ समय पहले की दिखाई जाती है, जहां हम देख पाते हैं वॉचर हमें ये बता रहा है कि एवेंजर टावर को डेकोरेट करने का जिम्मा हैप्पी होगन को दिया गया था, क्योंकि वहां पर क्रिसमस पार्टी होनी है, जिसमें उसका साथ डार्सी भी दे रही है। लेकिन वही बात करें मारिया की तो हम देख पाते हैं कि मारिया हिल वहाँ थोड़ा बहुत असिस्टेंट के लिए आ पहुँचती है, लेकिन पोलाइटली हैप्पी उसे डिक्लाइन कर देता है। अब बात करें डार्सी की तो जैसे ही वो एवेंजर टावर से बाहर निकलती है तो हम टावर के अंदर घुसता हुआ जस्टिन हैमर को नोटिस कर पाते हैं, जो वहाँ और किसी इरादे से नहीं बल्कि पार्टी को बर्बाद करने के लिए पहुँचा है, जो आते ही सीधा टावर के टॉप पर पहुँचता है और मौजूदा शख्स में से उनका प्रोग्राम लेकर खुद का कंट्रोल बना लेता है, वो भी सभी आयरन लीजन पे। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हैमर वहाँ पर सिर्फ पार्टी को बर्बाद करने के लिए नहीं बल्कि हल्क के ब्लड के लिए आया है, ताकि वो खुद को सुपर हीरो में कन्वर्ट कर सके। और जैसे ही उसके इस इंटेंशंस के बारे में मारिया और हैप्पी को पता चलता है तो हम देख पाते हैं कि मारिया हैमर को रोकने के लिए बढ़ती है। वही बात करें हैप्पी की तो उसे वो हल्क का ब्लड चुराने के लिए भेजती है, ताकि उस तक हैमर ना पहुंच पाए। लेकिन हम देख पाते हैं कि हैप्पी जो उस ब्लड तक पहुंच तो जाता है, लेकिन एक्सीडेंटली वो खुद को ही उस ब्लड से इंजेक्ट कर देता है, जिस कारण उसका एक लेग कन्वर्ट तो हो जाता है, लेकिन वो खुद को क्लोजेट में छुपाने में कामयाब होता है, जहाँ धीरे धीरे हम देख पाते हैं कि वो बड़ा और पर्पल होता जा रहा है। और उस क्लोजेट में छुप वो एवेंजर्स को हेल्प के लिए कॉल करने का डिसाइड करता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि सभी लोग काफी ही बिजी है, जहाँ उसने
नताशा को भी कॉल किया लेकिन वो एक फाइट में बिजी है। वही बात करें टोनी की, जिसने फोन तो आंसर किया लेकिन हम देख पाते हैं कि टोनी स्टार्क सभी बच्चों के लिए सेंटा क्लॉज बना हुआ है, जिसमें उसका साथ स्टीव, रॉजर और क्लिंट भी दे रहे हैं, साथ ही ब्रूस भी, जिसकी फाइट एक टॉय को लेकर हो रही है और वो ठीक तरीके से हैप्पी से बात नहीं कर पाता, जिस कारण हैप्पी उस बिल्डिंग से भागने का डिसाइड करता है, वो भी हैमर के गुंडों से बचते हुए, जिस कारण उसका इनर हल्क धीरे धीरे उस पर हावी होना शुरू होता है। वही बात करें डार्सी की, जिस पर लास्ट हैप्पी को भरोसा है तो वो उसे कांटेक्ट करता है और सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। साथ ही बात करें हैमर की तो हम देख पाते हैं कि उसने अपना प्लान बी रिवील किया है, जो कि हैप्पी को मारना है ताकि वो उसे मार हल्क के ब्लड को एक्सट्रैक्ट कर सके। साथ ही बात करें डार्सी की तो हम देख पाते हैं कि उसे हैप्पी ने जार्विस को चालू करने का काम दिया है, जिसके लिए वो लग तो जाती है लेकिन हैमर उसे पकड़ लेता है और उसके बदले हैप्पी को पेंट हाउस की तरफ बुलाता है, जहाँ पहुँच वो आयरन लीजन को तोड़ने में कामयाब होता है, पर अनफॉर्चुनेटली हैमर उसके हाथ नहीं लगता, जो उस सिचुएशन से भाग चुका है और वो सीधा एवेंजर आर्मरी की तरफ बढ़ चुका है, जिसके पीछे हल्क हैप्पी भी बढ़ता है, वो भी मारिया हिल और डार्सी को छुड़ाते हुए। लेकिन जैसे ही वो हैमर की तरफ बढ़ता है तो देख पाता है कि उसके सामने काफी सारी आयरन लीजन सोल्जर खड़े हैं, यानी कि उनकी पूरी आर्मी, जिसे वो बड़े ही आसानी से खत्म करने में कामयाब होता है। और फाइनली उसका सामना हैमर से तो होता है, जिसे देख हमें ऐसा ही लगता है कि फाइनली अब क्रिसमस पार्टी सेफ हो चुकी है, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि हम देख पाते हैं कि हैमर इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं, जिसने आर्मरी से और किसी चीज को नहीं बल्कि हल्क बस्टर को कंट्रोल किया है, जिसे देख डार्सी को ऐसा ही लग रहा है कि वो सेंटा क्लॉज है। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि हैमर और हल्क होगन के बीच बैटल हो रही है, जिसे डार्सी और मारिया नोटिस तो कर रहे हैं और वो लोग ये कोशिश भी कर रहे हैं कि एनी हाउ वो लोग जार्विस को चालू कर हल्क बस्टर पर कंट्रोल कर पाए, जिसमें अनफॉर्चुनेटली वो लोग नाकामयाब होते हैं। पर हम देख पाते हैं कि हैप्पी खुद को साबित करने में कामयाब होता है और फाइनली हैमर को हराने में भी। पर उसी दौरान हम देख पाते हैं कि एवेंजर्स आ पहुंचते हैं, जो बेचारे हैप्पी को विलन समझ उस पर अटैक कर देते हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग और कोई नहीं बल्कि डार्सी क्लियर करती है और हम देख पाते हैं कि हैप्पी हैमर के सूट के निकलते ही उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, लेकिन फिर उसे उस सिचुएशन से बचा भी लेता है, यही कहते हुए कि क्रिसमस के दिन हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। जिसके बाद क्या सभी लोग हैप्पी को अप्रिशिएट करते हैं और साथ ही टोनी स्टार्क उसे अपना हेड सिक्योरिटी अनाउंस कर देता है। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि थॉर फाइनली पार्टी में पहुंच चुका है, जो खुद को पहुंचता देख काफी कंफ्यूज है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि पार्टी खत्म हो चुकी है। वेल तो बस इस वीडियो में इतना ही, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ, तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।